हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। और हम यहाँ पे आ गए PT 365 पॉलिटी, जो कि है मई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक का उसके 6th यूनिट, जो कि है इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल, वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, FCRA जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 जो कि अमेंडमेंट है वो क्या है, और उसके ही सब सेक्शन में हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ NGOs कैसे किया जाता है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 क्या है, और दूसरा हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एक्ट बिल्स क्या है दूसरे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब जो पहला आर्टिकल है हमारा लेजिस्लेशन और बिल्स में, तो इसमें पहले आर्टिकल में क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया है। इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या है देखते हैं। ये अमेंडमेंट जो ब्रॉड किया गया है 3 टर्म्स में ब्रॉड किया गया है। पहला तो फिक्स टर्म जो है निकाल दिया गया है, दूसरा सैलरी रिड्यूस कर दिया गया, सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी के बारे में बोला गया, और तीसरा जो है डिडक्शंस इन सैलरी जो है उसके प्रोविजंस निकाल दिए गए। तो आइए इसे डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है देखिए रिमूवल ऑफ फिक्स टर्म में क्या बोला गया। यहाँ पे बोला गया RTA एक्ट, जो RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पहले क्या होता था, CIC और IC जो है, जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे वर्क करती थी, उनका टर्म जो है 5 साल का होता था। और जो जो स्टेट्स है, अब क्या बोला गया इसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो टर्म नोटिफाई करेगी CIC और IC की, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे। और दूसरा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी में जो RTI एक्ट में 2005 में क्या होता था, CIC और IC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंट्रल लेवल पे थे, उनकी सैलरी इक्विवेलेंट थी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बराबर रिस्पेक्टिवली। मतलब CIC का जो सैलरी होगा CEC के बराबर होगा, और IC का जो सैलरी होगा EC के बराबर होगा। और स्टेट लेवल पे जो है CIC और IC जो होते थे, उनकी सैलरी इक्विवेलेंट होती थी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब CIC का जो है सैलरी होगा इलेक्शन कमिश्नर के इतना, और IC जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो स्टेट लेवल पे है, उनकी सैलरी होगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बराबर। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट क्या करती है ना, अमेंडमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया है कि अब वो सैलरीज, अलावेंसेज और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है सर्विसेज के, सेंट्रल और स्टेट CIC और ICs के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी। और जो है प्रोविज़न जो है डिडक्शन इन सैलरी का प्रोविज़न था इसमें कि CIC IC, स्टेट CIC और स्टेट IC जो होते थे, उन्हें जो पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता था उनके प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, वो जो है इसमें क्या होता था कि पहले जो सैलरी जो है, जितना पेंशन मिला है उन्हें, वो डिडक्ट कर दिया जाता था। बट अब ये जो है प्रोविज़न निकाल दिया गया है, अब इन्हें पूरी की पूरी सैलरी भी मिलेगी और पेंशन्स भी मिलेगी जो गवर्नमेंट जॉब की है उन्होंने, उसके लिए। आगे देखते हैं ये RTI एक्ट 2005 क्या है। सॉरी, ये RTI एक्ट 2005 क्या है, ये जो है गवर्नेंस ऑफ सिटीजन सेंट्रिक इक्विपमेंट, लाइक ये क्या है, गवर्नेंस सेंट्रिक है, जो कि सिटीजन्स को एक्विप करती है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से जो है इंफॉर्मेशन सीख कर सके। ये पब्लिक को पावर देती है कि पब्लिक अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसमें जो है ग्रीवेंस रेड्रेसल का मैकेनिज्म भी दिया गया है कि अगर किसी सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर दिया है तो वहाँ ग्रीवेंस उनका सुना जाएगा। RTI एप्लीकेंट जो है, उन्हें कोई भी रीज़न नहीं देना पड़ता ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती है उन्हें मैंडेट किया जाता है कि ये जो प्रोएक्टिवली जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे रिगार्डिंग इट फंक्शंस, स्ट्रक्चर, पावर, ड्यूटीज़ ऑफ इट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए सेक्शन 2H करके RTI एक्ट में सेंशन है, सेक्शन 2H ऑफ RTI एक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है, पब्लिक अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कोई भी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है, जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, या तो पार्लियामेंट के किसी लॉ से बनी है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ से बनी है, या फिर नोटिफिकेशन इशूड किया गया है किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये वहाँ पे आएगी।
और इवन यहाँ पे क्या दिया गया, अथॉरिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है ये सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको बता दें कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उसमें एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर, जिन्हें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। इन्हें मैंडेट किया जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अगर मांगा जाए वो 30 दिन के अंदर जो है, या 48 घंटे के अंदर जो है, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दे, बट 48 घंटे का लिमिट दिया जाता है अगर किसी के लाइफ या लिबर्टी का मैटर है तो आइए देखते हैं अपील मैकेनिज्म के बारे में। अब यहाँ पे जो अपील मैकेनिज्म है, यहाँ पे अपील मैकेनिज्म कैसा है, अगर स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के अंदर आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप अपील फाइल कर सकते हो डिसीजंस ऑफ पीआईओ के अगेंस्ट। कहाँ पे, तो पहले फर्स्ट अपील अथॉरिटी आता है, दूसरा फाइनल अपीलेट अथॉरिटी आता है। फर्स्ट अपील कहाँ पे होता है, पब्लिक अथॉरिटी के पास ही जाता है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके पब्लिक अथॉरिटी के पास ही जाता है। और आपके जो अपील को है जो देखते हैं, जो सीनियर रैंक के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो। और फाइनल अपील किसके पास जाता है, फाइनल अपील जाता है सेंटर या स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। इसके रिलेटेड न्यूज़ क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है वर्किंग रिव्यू करेगी। अब ये है क्या, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आरटीआई एक्ट के तहत बनाई गई है। इनके पास जो है फाइनल अपीलेट अथॉरिटी ऑफ आरटीआई एक्ट होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। ये वाइड पावर्स के साथ जो है वेस्ट किए जाते हैं, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा पावर्स दी जाती है ताकि ये कोई भी पेनल्टी इम्पोज कर सके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के ऊपर, इंक्वायरी इनिशिएट कर सके। और ये इनकी जो पावर्स होती है सेम एज पावर्स है सिविल कोर्ट के जैसी। और यहाँ पे ये जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, जो सीआईसी होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है स्टेट लेजिस्लेटर को थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन सेंटर एंड सर्विस डिपार्टमेंट इन स्टेट। यहाँ पे इनका एनुअल रिपोर्ट जो होता है ये रेयरली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस किया जाता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मैटर है इस जो स्टेट सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की एफिकेसी का है। तो इसी के साथ देखते हैं आगे क्या बोला गया है इसमें। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्क्रूटिनाइज किया है इनके इफेक्टिव फंक्शनिंग को। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसी होती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होती है कंसिस्ट करती है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 10 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 इंफॉर्मेशन कमीशन के इतना ये अपॉइंट की जाती है एक प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि रिकमेंडेशन पे काम करते हैं कमेटी के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज ए चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। ये वो पर्सन्स होते हैं जो कि अपने पब्लिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट होते हैं, फेमस होते हैं। इनके पास वाइड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन लॉ होना चाहिए, साइंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस में काम किए होने चाहिए, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस, इसमें इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते, या फिर ये जो स्टेट लेजिस्लेटर या यूनियन टेरिटरी, या ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए, और इनका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं इनकी इंडिपेंडेंसी को इफेक्ट करेगा। और ये एक बार जब निकल जाते हैं तो इनका जो है री एलिजिबल नहीं होते, ये एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 लाया गया है, जिसके अंदर बोला गया है ये एक अमेंडमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009, जो कि अमेंड करता है 1986 के पहले जो एक्ट था, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसे अमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम पे एक बार पहले देख लेते हैं कि पहले क्या था अभी क्या है। तो इससे आपको एक कंपैरिजन के बेस पे पिक्चर मिल जाएगा एक। तो इसे जूम करके देख लेते हैं धीरे धीरे।
तो पहला देखिए, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और ये 2009, तो रेगुलेटर कौन है? यहाँ पे कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, बट यहाँ पे जो है सीसीपीए जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये फॉर्म किया गया। कंज्यूमर कोर्ट, यहाँ पे जो है कंप्लेन फाइल करते थे, यहाँ जो कंप्लेन फाइल किया जाता था ना कंज्यूमर, ये सेलर का ऑफिस जहाँ लोकेट होता था वहाँ पे फाइल किया जाता था। बट यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे जो कंप्लेन है कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करेगा, जहाँ कंप्लेनेंट का एड्रेस है या फिर जहाँ पे वो वर्क करता है वो यहाँ वहाँ पे फाइल कर सकता है कंप्लेन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी कहाँ पे, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या करी जाएगी, बट यहाँ पे जो अगर अगर कुछ ऐसा होता है तो कंज्यूमर जो है सिविल कोर्ट को अप्रोच करेगा, कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा। बट 2019 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो कंपेंसेशन होगा, अगर प्रोडक्ट का जो डिफेक्टिवनेस की वजह से कुछ हार्म करता है कंज्यूमर को या उसके सर्विस से कुछ हार्म करता है, तो उसे जो प्रोडक्ट का जो ओनर है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, उसे जो है कंपेंसेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बात की गई है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है, यहाँ पे इसकी बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट में पहले क्या था 1986 में 20 लाख तक का जो अगर केस होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, 20 लाख से 1 करोड़ का जो है स्टेट में जाएगा, और जो 1 करोड़ का होगा वो नेशनल कोर्ट में जाएगा। और यहाँ पे जो नया वाला है उसमें डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक के केस जा सकते हैं, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है, और नेशनल ये कोर्ट में जो है 10 करोड़ के ऊपर के केसेस जा सकते हैं। ई कॉमर्स के रिगार्डिंग देखिए, पुराने इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं था, बट इसमें जो है रूल्स एक्सटेंड किया गया है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल जो है ई कॉमर्स को। और मीडिएशन सेल, इसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे जो है कोर्ट रेफर कर सकती है सेटलमेंट को थ्रू मीडिएशन, तो यहाँ पे ये बताया गया। इसी के साथ हम नीचे का भी बॉक्स देख लेते हैं ताकि बॉक्स सारे खत्म हो जाए, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्ट पे स्विच कर सके। अब यहाँ पे जो है एक्ट में बोला गया है कि छः कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट बताया गया है। तो उसमें 6 कौन से, पहला राइट टू प्रोटेक्ट है, राइट टू इन्फॉर्म्ड है, राइट टू बी अश्योर्ड है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू सीक रेड्रेसल, और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो राइट टू ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब जो आपके लाइफ और प्रॉपर्टी को हजार्डस है उसके मार्केटिंग के अगेंस्ट जो है खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट है कंज्यूमर के पास। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी प्रोटेक्टेड अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब हर एक चीज़ के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और राइट टू बी अस्योर्ड में क्या बोला गया है, जहाँ पे भी पॉसिबल है एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज कॉम्पिटिटिव मार्केट, उन्हें अश्योर किया जाए कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी सही है और ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। राइट टू बी हर्ड के अंदर बोला गया कि कंज्यूमर का अगर इंटरेस्ट है तो उसे ड्यू कंसिडरेशन देना बहुत ज़रूरी है। राइट टू सीक रेड्रेसल में बोला गया है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो उससे जो है कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को बचाया जाए उससे। और यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है, अगर आप पढ़ लोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा आपको, और नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्रीलिम्स में। तो आइए हमारे मेन मेजर प्रोविज़न्स की तरफ बढ़ते। देखिए इसके अंदर टोटल जो है 7 प्रोविज़न्स हैं, तो मैंने हर एक प्रोविज़न्स को मतलब जो अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से वो हो जाए आपका, ताकि अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे ना। तो यहाँ पे जो है CPCA का क्रिएशन हुआ है, जो मैंने वहाँ पे भी बताया था ऊपर कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ है, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका ये होगा कि जो प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे जो है राइट ऑफ कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और असिस्ट करे DG जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसे केसेस के जो इन्वेस्टिगेशन में असेस करे और उसका रिपोर्ट जो अथॉरिटी को सबमिट करने के लिए। ये एम्पावर करता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। ये देखिए कोई भी अगर प्रोडक्ट अनसेफ है तो ये ऑर्डर करेगा उस प्रोडक्ट के रिकॉल के लिए कि उसे वापस ले लिया जाए, जो है मैन्युफैक्चरर के थ्रू या सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। ये ऑर्डर कर सकता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो ये उसे डिसकंटिन्यू करने बोल सकता है। पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स, एंडोसर्स, पब्लिशर्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे। ये सुओ मोटो केस भी ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, लाइक क्लास एक्शन शूट होगा। तो क्लास एक्शन शूट क्या है, बहुत एक 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 ही जो
प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट को जो है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को हानि पहुंचा रहा है, तो उसे जो है क्लास एक्शन या रिप्रेजेंटेटिव एक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे जो है ये एक फॉर्म ऑफ लॉ सूट है जो लार्जर पीपल को कलेक्टिवली क्लेम करने पे ये सपोर्ट सप्लीमेंट करता है कोर्ट में। और यहाँ पे जो है सारे पर्सन सेम इंजरीज से सफ़र कर रहे हैं, तो वैसा वो क्लास एक्शन सूट होता है। सेकंड प्रोविजन में क्या बोला गया है कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुडिकेशन प्रोसेस है इसे सिंपलर कर दिया गया है। अब कैसे कर दिया गया है इसे सिंपल, ये देखते हैं हम। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे ये कर दिया गया कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं इन्हें एम्पावर कर दिया है कि ये अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके। यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ कंज्यूमर कमीशंस हुआ है ताकि वो अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स कर सके। अगर अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई कंप्लेन है, उसकी एडमिसिबिलिटी होती है और 21 दिन तक अगर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, तो आप उसे समझिए कि ये एडमिसिबल हो गया, लाइक ये मान लिया गया है। और दूसरा ये कि जो कंज्यूमर सॉरी दूसरा ये जो कंज्यूमर कमीशन को अगर आपको अप्रोच करना है तो उसे इजी कर दिया गया है, क्योंकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो भी हियरिंग करवा सकते हैं, और जो आपके रेसिडेंट प्लेस है, ई फाइलिंग का प्लेस है, वहाँ पे भी आप जो है ये कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद जो है थर्ड देखेंगे हम, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है वो उसे देखेंगे कि ये है क्या, इसका तीसरा प्रोविज़न क्या है इसमें। तो इसमें बोला गया है कि जो कंप्लेन है ये रेफ़र की जाएगी कंज्यूमर कमीशन को मेडिटेशन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो स्कोप दिया गया है कि अगर आपके केस है जैसे दो पार्टीज अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट क्या रेफ़र करेगी कि तो आप लोग मीडिएशन के लिए चले जाओ, तो ये लोग उसी बेसिस पे मीडिएशन के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे मीडिएशन सेल्स बनाया जाएगा जो कि अंडर एजेस होगा कंज्यूमर और कमीशन के, और यहाँ पे कोई अपील नहीं होगा उसके अगेंस्ट। लाइक अगर मीडिएशन में अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हो किसी और कोर्ट में। तो यहाँ पे ये बात दी गई है। अब ई कॉमर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात दी गई है कि ई कॉमर्स को जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे किस किस चीज़ पे, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, पेमेंट मेथड्स, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट मेथड्स, चार्जबैक ऑप्शन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन, ताकि वो कंज्यूमर को है जो एनेबल कर सके कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके प्री स्टेज ऑफ लाइक प्री परचेज स्टेज में ही। और ई कॉमर्स को जो है अक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो रिसिप्ट ऑफ, अगर कस्टमर कोई कंप्लेन ये डालता है तो उस कंप्लेन को रिव्यू करे विद इन 48 आवर्स और उसे एड्रेस करे विद इन 1 मंथ। अगर ऐसा नहीं, और इवन ये जो है ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर भी इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। और सेलर्स को है जो सेलर्स रेफ्यूज़ नहीं कर सकते वो गुड्स को वापस लेने के लिए यार, रिफंड प्रोवाइड करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि जो ई कॉमर्स कंपनी है उसे प्रोहिबिट किया गया है मैनिपुलेशन ऑफ प्राइजेस और सर्विसेज में, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी टाइम ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा प्राइस को मैनिपुलेट कर देती है, जिससे लोकल लेवल पे जो है सेलर उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखा गया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर अगर जो सेलर समझो कोई प्रोडक्ट आपको बेचता है, इफ़ सपोज लाइक आपको कोई ऐसी चीज़ बेचता है जिससे आपको इंजरी हो गया, या फिर यार डिफेक्टिव कोई मशीन भेज दिया, आपको डिवाइस भेज दिया, जैसे समझ लो एक बियर्ड ट्रिमर है आपके पास, और जो बियर्ड की कंपनी ने इसे बियर्ड ट्रिमर को बेचा है, और ऐसा होता है कि उसका ब्लेड डिफेक्टिव निकलता है जिसकी वजह से आपकी जो है स्किन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं या आपका स्किन कट जाता है, तो इसके लिए जो है कंपनी लायबल होगी। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो कि मैन्युफैक्चर के ऊपर होगी। तो यहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई कि पनिशमेंट दिया जाएगा अगर आप एडल्ट्रेशन या स्प्यूरियस गुड का मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहला कन्विक्शन में क्या होगा, आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, या तो आपको जो है 2 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। सेकंड कन्विक्शन में क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा। पहले सस्पेंड करेंगे 2 साल के लिए, फिर भी नहीं मानोगे, वापस से करोगे तो लाइसेंस सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके बाद दूसरी लास्ट प्रोविजंस क्या है इसमें, लास्ट प्रोविज़न में फ़ी की बात की गई है कि यहाँ पे जो है कोई भी फ़ी नहीं लगेगा अगर आप 5 लाख के अंदर के केस फाइल कर रहे हो तो। और इवन जो है अमाउंट जो अनआइडेंटिफाइड कंज्यूमर है, अगर उनका अमाउंट अगर मिलता है तो वो क्रेडिट किया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को।
और स्टेट कमीशन यहाँ इंफॉर्मेशन फर्निश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन क्वार्टरली बेसिस ऑन वैकेंसीज, डिस्पोजल, पेंडेंसी ऑफ केस और अदर मैटर्स। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट कमीशन जो है फर्निश करती रहेगी अपने इन्फॉर्मेशन के साथ। और यहाँ पे जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया जाएगा, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होगी, जो कि हेड की जाएगी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ लाइक जो कि यूनियन मिनिस्टर के थ्रू हेड किया जाएगा। और इसके साथ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज जो होंगे वो वाइस चेयरपर्सन बनेंगे। और इसके साथ 34 और मेंबर्स जो है डिफरेंट फील्ड से उठाए जाएंगे। इनके साथ जो होगा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होगा, जो कि 2 स्टेट से लिया जाएगा ईच रीजन में, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इन पर स्टेट में से 2 बंदे उठाए जाएंगे, मतलब टोटल 5 रीजन है तो 10 बंदे उठाए जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स के बारे में देख लेते हैं, बॉक्स में क्या बोला गया है। इसमें जो है कंज्यूमर ई कॉमर्स रूल के बारे में बोला गया। अब ये रूल क्या है, ये रूल नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एज अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें बोला गया है कि जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उन्हें अकाउंटेबल होना होगा उनके बिजनेस को मोर ट्रांसपेरेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो है की हाईलाइट्स भी इशू किया गया है। तो ये की हाईलाइट्स क्या है देखते हैं। पहला तो ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स है, जो ई टेलर्स है, वो रजिस्टर किए जाएंगे। ये जो रूल्स अप्लीकेबल उन्हें होगा जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या अब्रॉड में, बट अपना जो गुड्स और सर्विसेज है इंडियन कंज्यूमर को दे रहे हो। दूसरा जो है ये उनके ऊपर लागू होगा जो मार्केट प्लेस या इन्वेंट्री लेड मॉडल से गुड्स सेल करते हैं। मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, ये कैसा थर्ड पार्टी होगी। जैसे एक सेलर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये सेलर है, ये कंज्यूमर है। अब सेलर को कंज्यूमर को कुछ बेचना है तो ये एक प्लेटफॉर्म होगा फ्लिपकार्ट, जहाँ पे कंज्यूमर भी अवेलेबल होंगे, सेलर भी अवेलेबल होंगे। सेलर अपना प्रोडक्ट्स डालेंगे और कंज्यूमर वहाँ आके परचेस करेंगे। तो ये जो फ्लिपकार्ट है ये थर्ड पार्टी हो गया। तो इसे बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है। इन्वेंट्री लेड मॉडल क्या होता है, इन्वेंट्री लेड मॉडल ये होता है कि जो आप खुद खरीदते हो पहले प्रोडक्ट सारे, ठीक है, फिर उसे कंज्यूमर को सेल करते हो। जैसे माइंत्रा हो गया, जबोंग हो गया, तो ये सारे जो साइट है ये खुद पहले प्रोडक्ट इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करना, पहले प्रोडक्ट को स्टॉक करेंगे फिर कंज्यूमर को उसे बेचेंगे, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मॉडल हो गया। अब यहाँ पे ई कॉमर्स एंटिटीज़ के बारे में कुछ बोला है। यहाँ पे बोला है कि जो इन्हें रिक्वायर किया जाए, ई कॉमर्स एंटिटीज़ को जो है ओरिजिन ऑफ गुड भी मेंशन करना पड़ेगा नेसेसरली, ताकि कस्टमर प्री परचेज स्टेज पे जो है डिसीजन मेक कर सके। और यहाँ पे जो है बोला गया अदर डिटेल्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ब्रेकअप ऑफ अदर चार्जेस, एक्सपायरी डेट क्या है वो भी बताना पड़ेगा। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो एक्ट कर सके कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है ई कॉमर्स में, तो और डायरेक्ट पीनल एक्शन भी ले सकता है वो अंडर सीपीए। तो यहाँ पे ई टेलर्स और सेलर्स जो है इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा एक ग्रीवियंस एड्रेस ये ऑफिसर, जो कि एड्रेस करेगा सारे कंप्लेंट्स को। तो ये इस एक्ट में सिर्फ इतना ही है। मैंने कोशिश की अपनी तरह से कि ये पूरा कवर हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखते हैं हमारे ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और है। यहाँ पे जो ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया कि अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर के अंडर जो आती है, उन्होंने एम्पावर किया है कि नेसेसरली गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाए जो कि प्रिवेंट कर सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर इंटरेस्ट को। और ये जो इसके की गाइडलाइंस क्या है, पहला तो डिस्क्लेमर होगा। डिस्क्लेमर ये जो अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किसे बोला जाएगा, अगर वो इजीली नोटिसेबल नहीं है, लेजिबल नहीं है और अंडरस्टैंडेबल नहीं है बाय ऑर्डिनरी कस्टमर, तो उसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहा जाएगा। यहाँ एंडोसर के बारे में कुछ बोला गया है कि यहाँ बोला गया है कि जो केपेबल सब्सटेंशिएशन होना चाहिए। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोला गया कि अगर आप गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस कर रहे हो या तो गुड एंड सर्विस जो प्रोहिबिटेड है उसके रिगार्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और सर्कमवेंट्स मतलब घूम फिर के जो है इस गुड्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो दूसरे गुड की जगह। और फ्री क्लेम्स के बारे में बोला गया है कि आप उस गुड्स को फ्री क्लेम तब तक नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो जब तक अगर उस गुड को खरीदने के लिए जो है जैसे होता है कंपनी बोलती है इसके ऊपर ये फ्री है, जैसे कंपनी बोले कि बिल्कुल फ्री, लेकिन ये लेने के लिए वो कंपनी उसका भी चार्ज इसमें इंक्लूड करती है। जैसे आपको बता दो डेटॉल की कोई साबुन है, समझो लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटॉल की कोई साबुन का पैकेट है,
लेट सपोज 5 पैक ऑफ डेटॉल, तो उसमें कंपनी बोलती है 6, ये 5 का पैसा भरिए 6 लेके जाइए, बट एक्चुअली में अगर कंपनी ये 6 भी इंक्लूड करिए तो ये इसे फ्री क्लेम नहीं बोल सकेगी। और ये जो बेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोला गया है कि लाइक जो कंज्यूमर जो है अगर गुड्स और सर्विस परचेस करता है तो उसे जो है रीजनेबल प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको कि क्या प्राइस ऑफर किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग। तो इसी के साथ ये टॉपिक में बस इतना ही। यहाँ पे देखते फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवन मेंस और प्री दोनों के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो है फॉरेन इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने जो है ये जो 2020 एक्ट था, FCRA जो एक्ट है 2020 का, उसे अमेंड करके जो है बिल लाया 2020 में, ये जो पार्लियामेंट के थ्रू पास भी कर दिया गया है। तो FRCA है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। FRCA जो है ना ये जो फोर्स में लाई गई थी ताकि ये रेगुलेट कर सके फॉरेन फंड्स जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आती है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है FRCA का, ये ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पॉसिबल डाइवर्शन है फंड्स का जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है उसे प्रिवेंट कर सके। ये एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो कि रेगुलेट करती है एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन और कंपनीज। यहाँ पे जो है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो डोनेशन या ट्रांसफ़र होता है कोई भी करेंसीज का या आर्टिकल्स का बाय फॉरेन सोर्स, इसे जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर ही गिना जाएगा। तो आइए देखते हैं जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है। तो यहाँ पे टोटल 8 प्रोविज़न से आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 8 प्रोविज़न है। तो देखते हैं फटाफट क्या है ये। तो पहला प्रोविज़न देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रोविज़न में क्या बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट, पहले क्या था इसमें, देखिए ऐसा किया है कि ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये पहले क्या था और अभी अमेंडमेंट में क्या इंक्लूड किया गया है। तो ये जो प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो पहले क्या था, जो इलेक्शन कैंडिडेट्स थे या एडिटर पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, इन्हें प्रोहिबिट किया गया था कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। बट अमेंडमेंट के थ्रू जो है पब्लिक सर्वेंट्स भी इनमें ऐड कर दिया गया। पब्लिक सर्वेंट कौन है, वो जो सर्विस देता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसको पैसा देती है उसके लिए, या कोई अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उसे पब्लिक सर्वेंट कहा गया। दूसरा जो है ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिलता है, इस पहले क्या होता था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिला गया है तो आप उसे दूसरे पर्सन को तभी ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर वो दूसरा पर्सन है वो भी रजिस्टर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत। तो कैसे देखिए, समझिए A है, B है, C है। एक फॉरेनर है, उसने B को पैसा दिया, B को C को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो C भी उसके लिए जो है फॉरेन रेगुलेशन एक्ट में जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर्ड है तभी B इसको C को पैसा दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। बट ये अमेंडमेंट में अभी क्या हुआ कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट में ये हटा दिया गया है कि सी को आप पैसा ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो। अगर ए ने आपको पैसा दिया है तो आपके पास ही वो पैसा रहेगा, सी को आप नहीं कतई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो तीसरा जो देखते हैं, तीसरा आधार कार्ड, पासपोर्ट और OCI कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। तो पहले क्या था, जो पर्सन अगर सीख कर रहा है कोई परमिशन रजिस्ट्रेशन का तो उसे आधार कार्ड नंबर देना पड़ता था अपने ऑफिस बेरर्स का और डायरेक्टर्स का। तो ये जो ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू कि अभी जो है आधार कार्ड नंबर देना होगा आपको ऑफिस बेरर का अगर आप रजिस्ट्रेशन सीख करते हो, आप परमिशन सीख करते हो, या फिर आपको जो है फॉरेनर जो होते हैं उन्हें ये पासपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हें जो है पासपोर्ट की कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे जो FRCA एक्ट है, FRCA अकाउंट के बारे में बोला गया कि अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में FRCA अकाउंट होना चाहिए जो कि किसी भी ब्रांच होगा, किसी भी ब्रांच लाइक SBI के ब्रांच में होगा न्यू दिल्ली, जहाँ जो कि लाइक नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसमें जो है जो आप दूसरा कोई फंड्स नहीं ले सकते हो, सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के फंड्स ले सकते हो। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आप एक दूसरा FRCA अकाउंट बना सकते हो किसी भी शेड्यूल बैंक के साथ, जिसमें आप जो है ये जो मिले हुए पैसे उन्हें रख सकते हो या फिर यूटिलाइज कर सकते हो। अब पांचवा प्रोविज़न है, इसमें बोला गया है कि जो रेस्ट्रिक्शन है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के यूज़ के रिगार्डिंग जो रेस्ट्रिक्शन है वो बताया गया।
तो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन बताया गया, अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन और वो गिल्टी हो गया कि जो एफआरसी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करने के लिए, तो जो अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, समझो 100 रुपये है, 100 में से आपने 50 यूज़ कर लिया, 50 बचे हैं, ठीक है, लेकिन आपने 50 यूज़ करने से पहले जो है एफआरसी को वायलेट कर दिया। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोली है कि अब ये 50 जो अब यूज़ करोगे ना बेटा, तो उसके लिए आपको भी है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अब अमेंडमेंट इसमें क्या ऐड करती है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो यूसेज है वो भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन अ समरी इंक्वायरी एंड फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस क्या है, तो पहले क्या होता था कि जो आपका लाइसेंस रिन्यू 6 महीने पे एक्सपायर हो जाता है, एफआरसीए का जो लाइसेंस है ये 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट अमेंडमेंट के थ्रू ये एक्ट कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है अब 6 महीने के बाद जब आप रिन्यूअल के पास जाओगे ना गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट जो है इंक्वायरी भी बिठा सकती है इसके ऊपर, ताकि ये देखे कि आप सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरे प्रोविजंस क्या है। यहाँ पे रिडक्शन इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये था कि अगर आपको सपोज एक फॉरेनर है, वो आपकी कंपनी है बी, उसको पैसे देती है, ठीक है, तो ये बी जो है पैसा देती है, जैसे आपकी कंपनी एनजीओ या कोई भी फर्म है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रही है, तो इन्होंने बोला है कि इसी पर्पस के लिए काम करना है, तो आपको उसी पर्पस के लिए काम करना है। और उस पर्पस को करने के लिए, जैसे सपोज आपको स्कूल खोलने के लिए इन्होंने आपको 100 रुपये दिया, सपोज एक फिगर है 100 रुपये दिया, ठीक है, तो 100 रुपये में से आप स्कूल खोलोगे, तो स्कूल खोलने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो खर्चा आएगा उसमें आपने समझो 30 रुपये खर्चा कर 50 रुपये खर्चा किया, तो ये जो इतना ही आप कर सकते हो, 50% ही एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्चा कर सकते हो। तो बट ये पुराने एक्ट में था। अब नए एक्ट में क्या उन्होंने बोला कि अगर 100 रुपये मिला गया तो उसमें से आप 20% ही खर्चा कर सकते हो, मतलब 20 रुपये ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे खर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बोला गया है। और इसके नीचे जो दिया गया है, इसके नीचे जो दिया गया है यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि ये कुछ तो दिक्कत है, तो ये रजिस्ट्रेशन को जो है 180 दिन मतलब 6 महीने के लिए सस्पेंड कर सकती है। बट अमेंडमेंट इसमें ऐड कर देती है कि अगर अगर सरकार को आगे भी लगा तो ये जो 180 दिन है ये फर्दर एक और 180 मतलब 1 साल के लिए टोटल हो जाएगा। 6 महीने पहले 6 महीने बाद सस्पेंड कर सकती है। तो देखते रेगुलेशन ऑफ एनजीओ, इसी के रिगार्डिंग ये इसका सब टॉपिक है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है जो फंड रिसीव्ड होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, उन्हें टाइटन करने की बात की गई है, यहाँ पे उनके नॉर्म्स टाइटन करने की बात की गई है। तो एनजीओ का डेफिनेशन देखो वर्ल्ड बैंक में क्या है कि एनजीओ कोई भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परस्यू करती है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रमोट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पुअर, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, बेसिक सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, अंडरटेक करती है कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क, तो ये एनजीओ के अंडर आती है। ये गवर्नमेंट का पार्ट बेसिकली नहीं है, बट इन्हें लीगल स्टेटस दिया गया है और रजिस्टर कर सकते हैं ये ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन के थ्रू, बट इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली बैक किया गया है किसमें, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1C, आर्टिकल 43 और कॉन्करेंट लिस्ट। 19 बोलता है कि आप आपको है कि राइट टू फॉर्मेशन एसोसिएशन। 43 बोलता है कि आप ये स्टेट को प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव रूरल एरिया में। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके अंडर ये एनजीओ आता है। तो इसके नीचे आपको बोला गया है कि जो इसके नीचे बताया गया कि प्रोविजंस रिगार्डिंग टू एनजीओ इन इंडिया, एनजीओ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए इसमें है। तो एनजीओ के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, देखिए फेमा एक्ट लाया गया था 1999 में। तो फेमा एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन फंड्स यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें जो है डिस्पर्स इन्हें जो है रेगुलेट किया गया था इसके थ्रू, फेमा के थ्रू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए एफआरसी एक्ट जो है, ठीक है, एफआरसी एक्ट जो है ये होम मिनिस्ट्री जो है ये करती है, रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो फेमा है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स रेगुलेट करती है, कंफ्यूज मत होना। और ये जो इंट्रोड्यूस करता है और कंसोलिडेट करता है फॉरेन एक्सचेंज के फंड को, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स। तो एफआरसी एक्ट जो है ये एनेक्ट की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू मॉनिटर फॉरेन फंड्स डोनेटेड टू एनजीओ।
तो 2 जन एनजीओ को ये करते रेगुलेट करते हैं। अगर देखिए एनजीओ फॉरेन फंड्स ले रही है तो उसे एफसीआरए भी रेगुलेट करेगी और फेमा भी करेगी, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स जो है 2020 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू। यहाँ पे की सर्विस और मिनिमम सर्विस लेवल और स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जो कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है उनके पास पहले से कंज्यूमर चार्टर था, लेकिन ये जो लेटेस्ट ड्राफ्ट एम्पावर करता है इसे कि नए सप्लाई राइट्स के साथ प्रोवाइड करने के लिए। तो की फीचर्स देख लेते हैं इसका क्या है। पहला तो जो है न्यू कनेक्शन टू हैव प्रीपेड और स्मार्ट प्रीपेड बिल्स, मतलब इसके अंडर क्या है कि जो आपका नया बिल बनेगा वो जो है जो नया मीटर्स बिठेगा वो जो प्रीपेड और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स होंगे। और कस्टमर रिलायबिलिटी सर्विस होना चाहिए कि मतलब 24/7 पावर सप्लाई होना चाहिए। हाँ, अगर एग्रीकल्चर पर्पस है तो वहाँ पे लो आवर्स ऑफ सप्लाई भी चलेगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ खेतों में पानी प्रोवाइड करना होता है। और दूसरा जो है कंपेंसेशन टू कंज्यूमर होगा। अगर कंज्यूमर्स को कोई भी सप्लाई इंटरप्शन मिली या फिर उनका जो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इशूज रिसॉल्व नहीं हुआ तो कंज्यूमर जो है कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है और बाय ये ऑन डिस्कॉम जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनके ऊपर। ऑनलाइन बिल पेमेंट के बारे में यहाँ बोला गया कि 1000 से ज़्यादा का बिल होगा तो उन्हें ऑनलाइन पे करने का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। और इवन जो है उन्हें अगर डिजिटली वो पे करते हैं तो उन्हें रिबेट प्रोवाइड करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोज्यूमर, अब यहाँ पे एक नया फिनोमिनन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोज्यूमर। ये क्या है? ये एक्चुअली एक फिनोमिना है जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है बंदा, वो अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो जो है डिस्कॉम को वो प्रोवाइड भी कर सकती है, लाइक सप्लाई भी दे सकती है। तो इसके तहत क्या होगा कि अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हो तो देखो पहले तो डिस्कॉम ने आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया तो उसका कुछ पैसा बनेगा, सपोज 100 रुपीज़, और आपने रिन्यूएबल एनर्जी डिस्कॉम को रिटर्न किया सप्लाई में, जिसका मतलब पेमेंट है लाइक 30 या 40 रुपए का, तो आपका बिल टोटल 70 रुपये आएगा। तो इसी यहाँ पे ये रेगुलेट किया गया है। तो ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि ताकि बिल्डिंग के ऊपर भी सोलार पैनल्स वगैरह बिठाए, उसके रिगार्डिंग ही है ये। और ये लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें पहला ये सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्शन जो है वो अमेंडमेंट बिल 2020 में आया, जो कि रेगुलेट करती है ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के थ्रू आया, जो कि स्मोकिंग का लीगल एज बढ़ा के 18 से 21 कर दी है। इन्होंने सेल कर ये जो लूज सिगरेट सेल होते हैं उनके ऊपर बैन ये कर दिया है। तो भाई अगर आप सिंगल सिगरेट, अगर आप, वैसे पीना तो नहीं चाहिए बट कोई पीता है तो फिर भाई उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और यहाँ पे जो है फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा कि अगर आप पब्लिक में जो स्मोक कर रहे हो तो पहले 200 रुपये फ़ाइन था, उसे बढ़ा के 2000 कर दिया गया है। और स्टिकर पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप इलिसिट सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट करते हुए पकड़े गए तो इसके आगे देखते हैं। जो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पास की गई है पार्लियामेंट में, उसमें क्या बोला गया है? ये बिल अमेंड करता है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को, जो कि रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, यूज़, सेल एंड लाइसेंस ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट। ये जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करती है प्री एग्जिस्टिंग बॉडी को, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, DGCA है। दूसरा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। तो देखिए अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि DGCA इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो बिंदास बोलना कि हाँ है, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट आया है तो ये पार्लियामेंट के थ्रू पास भी कर दिया गया है। तो इसके साथ ही जो DGCA है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है। ये ओवरसाइट और रेगुलेटरी फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शंस प्रोवाइड करती है ये भी। और जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इन्वेस्टिगेशन करती है, नाम से ही पता चल जाता है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें। और यहाँ DGCA जो है पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है 1 करोड़ तक का एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और अदर एविएशन एंटिटीज़ पे। तो ये लास्ट आर्टिकल है आज के दिन का, जो कि देख लेंगे बैटिंग इन इंडिया, सॉरी आज के वीडियो का, नॉट दिन। यहाँ पे बैटिंग इन इंडिया के बारे में बताया गया, तो देखते हैं इसे डिटेल में कि क्या बताया गया है।
देखिए यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने लीगलाइज करने की बात की है बैटिंग को। अब यहाँ पे गैम्बलिंग लेजिस्लेशन क्या क्या है इंडिया में। तो बैटिंग एक टर्म है जो कि वैलिडेट करता है एक्टिविटी ऑफ गैम्बलिंग को। गैम्बलिंग एक जेनरिक टर्म है, बैटिंग एक स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1987 इसे गवर्न करता है इंडिया में, बट लेकिन कोई सेंट्रल लॉज नहीं है स्पेसिफिक जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को जो है गवर्न करे। गैम्बलिंग और बैटिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। और जो इंडियन लॉ है डिस्टिंग्विश करता है गेम के बीच में, तो गेम ऑफ स्किल होता है और एक गेम ऑफ चांस होता है। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स होती है ये जो ट्रेडिशनल बैटिंग पे होती है, ये गैम्बलिंग होती है। और जो फैंटेसी सॉरी ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होती है जो जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, फैंटेसी स्पोर्ट्स है। ये जो है ये जो है गेम ऑफ स्किल है, ये गेम ऑफ चांस नहीं बोल सकते हो आप। तो इसमें जो है जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग जो लेजिस्लेशन है उसमें हॉर्स रेस नहीं इंक्लूड किया गया है, गेम ऑफ स्किल्स नहीं इंक्लूड किया गया, लॉटरीज नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि हॉर्स में देखिए हॉर्स रेस में स्किल लगता है, बट ऑब्वियस जितने भी गेम ऑफ स्किल है वहाँ पे ये जो गैम्बलिंग है ये अलाउड है। और इवन लॉटरीज में भी अलाउड है, क्योंकि लॉटरीज एक लॉटरी लॉ ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेटेड है। तो ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है ना, फैंटेसी स्पोर्ट्स में ओपोनेंट जो है वो भी ह्यूमन प्लेयर होता है, ना कि बुक मेकर्स होता है ट्रेडिशनल बेटिंग की तरह। और जो सिक्किम, नागालैंड इन्होंने एक्सप्लिसिटली जो एक्सप्रेस किया है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को भी परमिट किया जाना चाहिए, बट तेलंगाना और कोई साउदर्न स्टेट ने, तेलंगाना जैसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चलता है गैम्बलिंग के रिगार्डिंग, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ये सारे लोगों ने लीगलाइज और रेगुलेट कर दिया है बैटिंग को इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है जस्टिस लोधा कमेटी थी जो 2015 में आई थी, उन्होंने भी बोला था कि बैटिंग इन क्रिकेट को लीगलाइज कर देना चाहिए और मैच फिक्सिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस कर देना चाहिए। और रिसेंटली एक लॉ कमीशन भी उन्होंने भी अपने रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट 276 रिपोर्ट है, उसमें जो है उसे लीगलाइज करने की बात की गई थी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हमारा 6th मॉड्यूल जो है पॉलिटी का ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।